नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से अपनी एक और नई क्लास में सामाजिक विज्ञान से भूगोल विषय का पाठ 1 संसाधन एवं विकास। देखिए, आज की ये जो क्लास है इस लेसन के लिए, इस पाठ के लिए आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद हम दूसरा पाठ कराएंगे वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। तो यहाँ पे हम संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, और ये कह रहा है कि हमें संसाधनों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है। देखिए, आर्थिक विकास और जनसंख्या की वृद्धि के कारण, देखिए आर्थिक विकास और जनसंख्या की वृद्धि के कारण संसाधनों का उपयोग बहुत बढ़ गया है। यदि संसाधनों का उपयोग इसी तरह होता रहा तो ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। इससे आर्थिक विकास रुक जाएगा और इससे मानव सभ्यता का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि देश का जो आर्थिक विकास है वो संसाधनों पर आधारित है। इसलिए निम्नलिखित बातों से ये स्पष्ट होता है कि संसाधनों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। समझ में आया कि आर्थिक विकास और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यदि इसी तरह संसाधनों का हम उपयोग करते रहे तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, जिससे कि आर्थिक विकास रुक जाएगा और आर्थिक विकास रुकने से जो मानव सभ्यता है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यही कारण, यही बातें हमें ये स्पष्ट कराती है कि संसाधनों का अत्यधिक संरक्षण बहुत ही जरूरी है। देखिए, जनसंख्या बढ़ने से, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, आवास के लिए भूमि दुर्लभ हो गई है। दुर्लभ मतलब कम हो गई है। कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को बसाने के लिए, उनको आवास देने के लिए हमें कृषि योग्य भूमि को खत्म करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग होने से भूमिगत जल का स्तर नीचे हो गया है। अतः भूमिगत जल का संरक्षण भी बहुत ही आवश्यक है। और वनों की लगातार निरंतर कटाई से पर्यावरण प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है और शक्ति के साधनों और खनिजों का अधिक उपयोग होने से इनके समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, मैंने बताया था जो शैल चट्टाने या पर्वत पठार होते हैं, वो उनकी जो चट्टाने या शैल जो होती है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। लेकिन कौन कौन से कारक है? पहली चीज है स्थलाकृति, कि किसी क्षेत्र की स्थलाकृति मृदा निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि तीव्र ढाल वाली भूमि, तीव्र ढाल वाली भूमि पर वर्षा के द्वारा मृदा का अपरदन अधिक होता है, इसलिए वहां मृदा की परत पतली हो जाती है, जबकि घाटियों में मिट्टी की परत मोटी होती है। दूसरा कारण है जलवायु। मृदा के निर्माण में जलवायु की भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे जलवायु के प्रभाव से शैल फैलती सिकुड़ती है और इस कारण ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और टूटने लगती है। मूल शैल की प्रकृति, कठोर परतों वाली शैल शीघ्र से नहीं टूटती, लेकिन कई शैलों के कण शीघ्रता से टूटने लगते हैं। जिन भागों में ऐसी शैलें मिलती है, यानी कि जो जल्दी से टूट जाती है, वहां की मृदा शीघ्रता से बननी स्टार्ट हो जाती है। और चौथा कारण है समयावधि। समय मिट्टी को परिपक्वता प्रदान करता है, जिससे कि वो धीरे धीरे जो होती है, मिट्टी जो होती है मृदा के रूप में बन जाती है। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है कि काली मिट्टी, जिसका नाम रेगड़ मिट्टी भी है, लेटराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, काली मिट्टी का निर्माण लावाजनक शैलों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण लावाजनक शैलों से हुआ है, जबकि लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण अत्यधिक निचालन का परिणाम होती है। यदि ज्यादा वर्षा होती है तो वहां पर फिर लेटराइट मिट्टी बननी स्टार्ट हो जाती है। इसमें
यानी कि काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, लेकिन लेटराइट मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम होती है। यह मिट्टी अधिक मात्रा में नमी नहीं धारण कर सकती और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, चूने के अंश और इस मृदा का नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी होती है और इसमें क्षारकीय तत्वों की भी कमी होती है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए सबसे उत्तम मृदा मानी जाती है, जबकि चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी अधिक उपजाऊ मानी जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है खादर और बांगर मृदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर देखिए, मैंने आपको बताया था प्राचीन जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। खादर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। बांगर में कंकर पाए जाते हैं मृदा और खादर में कंकर नहीं होते। बांगर में पानी जो बाढ़ का पानी होता है वो पहुंच नहीं पाता, भूमि ऊंची होती है, जबकि खादर में बाढ़ का पानी पहुंच जाता है और ये नदी घाटी के समीप पाई जाती है। बांगर जो होती है, बांगर मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती, जबकि खादर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। प्रश्न नंबर 20 में जलोढ़ मृदा और काली मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए दोनों ही मृदाएं बहुत ही अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसे? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से होता है और काली मिट्टी का निर्माण लावा जनक शैलों से होता है। इसका दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी भी है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, चावल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है इसलिए जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होती है। उसमें इसलिए गेहूं, गन्ना, कपास, चावल आदि की खेती की जाती है। जबकि काली मिट्टी बहुत ही ज्यादा, देखिए मैंने बताया था दोनों ही मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। नमी, काली मिट्टी की विशेषता कि नमी धारण कर लेती है, इसलिए इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी में मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूना पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। काली मिट्टी में फॉस्फोरिक अम्ल, चूना पदार्थ ये बहुत ही ज्यादा होता है और इस मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो ध्यान देना है जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 21 भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को हल करने के क्या क्या तरीके हैं, वर्णन करना है। देखिए भूमि निम्नीकरण को सुलझाने के तरीके निम्नलिखित है। पहला है वनारोपण और चरगाहों का उचित प्रबंधन करना। दूसरा है पेड़ों की रक्षक मेखला लगाना। तीसरा है रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव को रोका जा सकता है। और तीसरा है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन और खनन पर नियंत्रण। और पांचवा है औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करना। मैंने बताया है कि भूमि के निम्नीकरण में वनारोपण और चरगाह का उचित प्रबंधन होना चाहिए, पेड़ों की रक्षक मेखला होनी चाहिए, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने का प्रयास करना चाहिए और बंजर भूमि पर और खनन भूमि पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखिए प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है मृदा अपरदन के कुछ कारण लिखिए। देखिए तीव्र ढाल वाली भूमि उसमें मिट्टी कटाव अधिक होता है क्योंकि यहां पर पानी बड़ी तेजी से बहता है। दूसरा है वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ के रखती है और उसे कटने और वह बह जाने से रोकती है। जहां वन काट दिए जाते हैं वहां पे मृदा का अपरदन अधिक होता है। एक स्थान पर अति पशुचारण से घास वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल मिट्टी को तुरंत बहाकर ले जाता है। नरम रेत वाली जो भूमि होती है वहां पे मृदा जल्दी टूटती है, जबकि चिकनी मृदा में अपरदन कम होता है। यदि खेत की जुताई पानी बहाव के समांतर की जाए तो उसका कटाव अधिक होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है मृदा अपरदन के
ज़्यादा से ज़्यादा अधिक कारण भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 कि लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। लाल मृदा आग्नेय और कायांतरित शैलों से बनती है और इसका रंग लाल और पीली आभा के लिए होता है। लेटराइट मिट्टी लाल बलुआ पत्थर की बजरी और चीका से होने के कारण होता है, उनके टूटने के कारण होता है। जो लाल मृदा होती है ये उपजाऊ होती है, लेटराइट मृदा उपजाऊ नहीं होती। लाल मृदा में अधिकतर मोटे अनाजों की पैदावार की जाती है, जबकि लेटराइट में चाय, कॉफी और काजू की कृषि की जाती है। इसका निर्माण अपक्षय के कारण होता है, यानी कि धीरे धीरे मिट्टी की कटाव के कारण होता है, मतलब ऊपर से परत के हटने से होता है, कमजोर होने से होता है। इसका निर्माण वर्षा के तीव्र निच्छालन प्रक्रिया के कारण होता है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 1, जो कि आज हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न कराएंगे, जो कि 5 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न बार बार बता चुके कि संसाधन क्या होते हैं, कि प्रकृति में पाई जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। और यहाँ पे कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए स्वामित्व के आधार पर 2 तरह के संसाधन होते हैं। एक व्यक्तिगत, जिसको हम निजी संसाधन के नाम से भी जानते हैं, और एक आपका होता है सामुदायिक, यानी कि जिसको हम सार्वजनिक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिए कि जो संसाधन या संसाधन पर निजी व्यक्तियों का भी स्वामित्व होता है। बहुत से किसानों के पास अपनी खुद की भूमि होती है, वह उसके बदले सरकार को लगान देता है। इस प्रकार के कई किसान गांव में होते हैं और शहरों में लोगों के पास अपना प्लाट या मकान आदि होता है। तालाब, कुएं, कुछ चरगाहें निजी होती है, उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं या निजी संसाधन कहते हैं। समुदाय स्वामित्व वाले यानी कि सामुदायिक संसाधन यानी कि सार्वजनिक संसाधन, इन संसाधनों पर सारे समुदाय का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे गांव की श्यामलात भूमि, शमशान भूमि, तालाब, कुएं आदि ये सारे समुदाय के होते हैं। इस प्रकार शहरों में सार्वजनिक पार्क होता है, पिकनिक स्थल होता है, खेल के मैदान, ये सभी चीजें जो होती है समुदाय का स्वामित्व होता है। इन्हें समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधनों पर राष्ट्र का ही अधिकार होता है। सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्तिगत संसाधन को जनता के हित के लिए उसे अपने अधीन कर सकती है। और देश में बनने वाली सड़कें, रेल लाइनें लोगों की जमीन में बनी हुई होती है। सरकार इस भूमि का अधिग्रहण करके उसका मूल्य मालिक को चुकाती है और सरकार ने शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दे रखा है। और सारे खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन्य जीवन, 12 समुद्री मील तक की दूरी, ये सभी चीजें हमारी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आता है कि कुछ संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, जैसे खुले समुद्री क्षेत्रों के संसाधन। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, कि संसाधनों का वर्गीकरण विकास की अवस्था के आधार पर कैसे किया जाता है। देखिए विकास की अवस्था के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इस प्रकार किया जाता है संभावी, विकसित, और तीसरे नंबर पे है भंडार, और चौथे नंबर पे है संचित कोष। तो देखिए संभावी संसाधन, ये संसाधन किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं होता, नहीं किया जाता। जैसे कि गुजरात और राजस्थान राज्यों में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का अतुल्य भंडार है, परंतु इनका अभी तक सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया है। दूसरा है विकसित संसाधन, कि ये वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है,
उपयोग के लिए इनकी मात्रा भी भली भांति निर्धारित की जा सकती है। इनका विकास प्रौद्योगिकी और उनकी लागत पर निर्भर करता है, यानी कि इनका सर्वेक्षण होने के बावजूद, उनको भली भांति निर्धारित करने के बावजूद विकास की कमी और विकास की लागत पर इनका आधार बनाया गया है, उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार ये ऐसे संसाधन है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त तकनीक के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, जैसे कि जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, इसे भविष्य में ऊर्जा के संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन मानव के पास इसके बारे में तकनीक नहीं है। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही एक भाग है। इसे उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। इसका उपयोग भविष्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे कि नदियों के जल से विद्युत पैदा की जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग बहुत ही कम किया जा रहा है। इस प्रकार बांधों के जल और वन भी संचित कोष ही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 कि भारत में कौन सी मृदाएं पाई जाती है। देखिए, पहली है जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली रेगड़ मिट्टी, तीसरी है लाल पीली मिट्टी, चौथी है मरुस्थलीय मिट्टी, पांचवी है लेटराइट मिट्टी और छठी है वनीय मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टी या मृदाएं हमारे देश में पाई जाती है। इनको हमें एक एक करके इनकी विशेषताओं के साथ आपको बताएंगे। देखिए, यह जैसे कि हम बात करते जलोढ़ मिट्टी की, और ये हम वैसे कर भी चुके हैं, तो यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। और ये मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। और ये मृदाएं एक संकरे गलियारे में राजस्थान और गुजरात तक फैली है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी इस मिट्टी से ही बनी है। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ये मृदा पोटास, फास्फोरस चूना युक्त होती है। इसमें नाइट्रोजन जैविक पदार्थों की कमी होती है। और आयु के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, बांगर जिसको हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं और खादर जिसको हम नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि हमने बताया काली मृदा, इसे रेगड़ मृदा भी कहा जाता है और इसका रंग काला होता है। इस प्रकार की मृदा दक्कन के पठारी क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली है। और ये मिट्टी लावा जनक शैलों से बनी होती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, इसको हम गुजरात भी लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। और इसकी खास बात है कि ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होने के साथ साथ काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है, चूने जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं, परंतु फास्फोरस की कमी होती है। तीसरी मिट्टी की बात करें, लाल और पीली, यह मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। और लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इसका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। इसके बाद लेटराइट मिट्टी, इस मृदा का विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। यह भारी वर्षा से अधिक निक्षालन का परिणाम होती है। और ये मिट्टी कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह मिट्टी अधिक गहरी और अम्लीय होती है। इसके बाद हम बात करते हैं और बताते हैं कि इसमें चाय, कॉफी और काजू जैसी खेती की जाती है। 5वीं है मरुस्थलीय मिट्टी। इन मिट्टियों का रंग लाल और भूरा होता है और ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है।
कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। इन मृदाओं में अधिक तापमान, अधिक वाष्पीकरण के कारण नमी और ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मिट्टी के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और इस मिट्टी की नीचे की परतों में चूने के कंकरों की सतह पाई जाती है। अब हम बात करते हैं वन मृदा की। इन्हें पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं और ये मृदा या ये मिट्टी प्राय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये मिट्टी अधिक सिलिक और ह्यूमस रहित होती है। और प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं कि मृदा अपर्दन के क्या कारण है, इसके दूर करने का उपाय बताइए। देखिए, भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत का वायु पानी के साथ बह जाना मृदा अपर्दन कहलाता है और भूमि की इस परत के बह जाने से भूमि कृषि योग्य नहीं रहती। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किए थे अभी थोड़ी देर पहले कि अनेक मानवीय क्रियाओं से मिट्टी की ऊपरी परत का निम्नीकरण होता है, जैसे निर्माण और खनन आदि से। दूसरा पॉइंट है, वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ के रखती है जिससे कटाव कम होता है। जिन क्षेत्रों में वन उन्मूलन अधिक हुआ है वहां भूमि का अपर्दन अधिक होता है। तीव्र ढाल वाली भूमि पर मृदा के अपर्दन अधिक होता है क्योंकि यहां पानी का बहाव तीव्र होता है और एक ही स्थान पर, पॉइंट नंबर 4 देखिए, एक ही स्थान पर अत्यधिक पशुचारण से घास का आवरण खत्म हो जाता है जिससे वर्षा का जल मिट्टी की ऊपरी परत को बहा कर ले जाता है, मृदा को बहा कर ले जाता है। तो तेज चलने वाली पवनें भी पृथ्वी की ऊपरी सतह को कमजोर बना देती है जिससे मिट्टी कटाव होता है। यदि खेतों की जुताई पानी के बहाव के समांतर की जाए तो इससे पानी जो मृदा का अधिक अपर्दन करता है। इसको रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? रोकने के उपाय है कि अधिक संख्या में पेड़ लगाकर, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करने से पानी का बहाव कम हो जाता है जिससे मृदा अपर्दन कम होता है। मरुस्थलीय भागों में वृक्षों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवन द्वारा अपर्दन रोक सकती है जिससे पवन की गति भी कम होती है। और बड़े खेतों की पट्टियों में बांटा जाता है, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों की बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है, इससे पवन जनित बल को कमजोर किया जाता है। और ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति कम हो जाती है। इन सभी कारणों से मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल नवीकरणीय संसाधन है। जैव संसाधन कौन सा है? पशुधन जो है जैव संसाधन है। लोहा, वन और जल अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कि इसमें से पुण्य पूर्ति योग्य संसाधन कौन सा है? जल भी, वन भी, वन्य जीवन भी, ये सभी जो है पुण्य पूर्ति योग्य है। व्यक्तिगत संसाधन बाग, चरगाह, तालाब, तो ये सभी व्यक्तिगत संसाधन हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है? वन जो है, क्योंकि घर किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, शमशान जो है सामुदायिक है, तालाब भी व्यक्तिगत भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है। तो वन जो है आपका राष्ट्रीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 6 में भारत के किस राज्य में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है? तो गुजरात और राजस्थान, तो बी और सी ये ऑप्शन आपका रहेगा। प्रश्न नंबर 7 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? रियो डी जेनेरियो में, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। कब हुआ? 1992 में हुआ। प्रश्न नंबर 9 में संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की? 1968 में। और भारत में कितने प्रतिशत भूक्षेत्र में मैदान है?
43% भू क्षेत्र में मैदान है। प्रश्न नंबर 11, भारत में पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो पर्वत हमारे 30% भाग पर है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 80% है, बाकी का 10% मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो मैंने बताया था महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र ऑप्शन दे रखा है। प्रश्न नंबर 14 में काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगड़ मिट्टी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15, किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा अधिक होती है? बांगर, क्योंकि बांगर जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बोलते हैं, तो बांगर इसका आंसर है। गीली होने पर कौन सी मिट्टी चिपचिपी हो जाती है? तो काली, जिसमें की नमी सोखने की अत्यधिक पावर होती है। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है? लेटराइट मिट्टी में, लेटराइट मृदा, क्योंकि लाल जलोढ़ और काली मिट्टी जो अधिक उपजाऊ होती है। ग्रीक भाषा के शब्द यानी कि लेटर से कौन सा शब्द लिया गया है? लेटराइट शब्द लिया गया है, लेटराइट मिट्टी जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद किस राज्य में लेटराइट मिट्टी में चाय उगाई जाती है? तो कर्नाटका में भी, केरल में भी, तमिलनाडु में भी, यहाँ पे जो आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और इसमें किस राज्य है लेटराइट मृदा काजू की फसल उगाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये सभी जो राज्य है इनमें काजू की फसल उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 21 में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और निम्नलिखित में से उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा कौन सी है? काली मिट्टी, जिसमें कि नमी सोखने की अधिक मात्रा होती है। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है? पठार हमारे 27% पर है। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण यानी कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है। और प्रश्न नंबर ये आपका लास्ट प्रश्न था कि पवन ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? वो नवीकरणीय है, यानी कि दोबारा से उसका एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा बना सकते हैं। देखिए, आज हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।